हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलबीपी फाउंडेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th के, जो साइंस हमारा बुक है उसका फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 है, जो लाइट है। ठीक है, इसका हम पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वरना लास्ट में वीडियो के स्लाइड में शो भी हो रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पार्ट फर्स्ट बिना देखे इस वीडियो को मत देखिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, हमारा चैप्टर है लाइट, जो हम आज पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के केवल 2 ही पार्ट बनने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टेबल ऑफ द कंटेंट है वो है, पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत अंतर है। रिफ्लेक्शन हमने मिरर वाले केसेस में पढ़ा था और रिफ्रैक्शन हम लोग लेंस वाले केसेस में पढ़ेंगे। इसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, इसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी पे जाएंगे। ये दोनों चीज़ सेम ही है। ठीक है, और इसके बाद हम लेंस की बात करेंगे। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस में, फिर पावर ऑफ द लेंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वाले टॉपिक से, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ अ लाइट। इट passes from one transparent substance into another transparent, causes the reflection, the changing the speed in the result in the change the directions। अर्थात इसका मतलब ये है कि लाइट एक मीडियम से होके जब दूसरे मीडियम में जाती है ना, और वो जितना बेंड करती है उसी को लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक आपके पास ट्रांसपेरेंट क्या है, कोई सीट होगा ग्लास का, आपने इधर से कोई इंसिडेंट रे डाली, और ये होता क्या है कि जो लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा बेंड कर जाती है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी। तो ये जितना बेंड किया ना, तो वही हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जो लाइट बेंड करती है, अगर एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जाती है ना, वो जितना बेंड करती है उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक इमेज भी लगा, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लाइट आई, इंसिडेंट किया यहाँ पे लाइट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे जो बीच वाला पॉइंट है जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। आप जानते होंगे, अगर पहले वाले लेक्चर आप देख के आ रहे होंगे तो पार्ट फर्स्ट, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ भी रिफ्लेक्शन के केस में ये होता है कि कभी भी एंगल आई बराबर नहीं होता है एंगल आर के। ठीक है, क्योंकि यही रिफ्रैक्शन में, क्योंकि लाइट तो बेंड करने वाली है, यानी इससे या हो सकता है कभी एंगल आर बड़ा हो जाए, और हो सकता है कभी एंगल आई बड़ा हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल के तरफ बेंड कर गई लाइट हमारी, जो वापस रिफ्लेक्टेड किया है। तो ये इसी को, ये बाउंड्री हमारी, जैसे देख सकते हैं आप, अगर आप इस प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं। आप एक ग्लास ले लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसके अंदर वाटर फिल कर लीजिएगा, और अगर आप इसमें पेन या पेंसिल जो भी आपके पास हो हाथ में, उसको डालिएगा तो देखेंगे कि लाइट में जो पेंसिल वो सीधी नहीं जा रही है, वो थोड़ा सा बेंड कर जा रही है। इसीलिए ना यही यहाँ पर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जैसे आप अगर इसी ग्लास में अगर एक सिक्का डाल दें, आपके पास हो सकते 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी सिक्का हो, उसको अगर आप डालेंगे ना तो ये पानी के थोड़ा सा ऊपर बनता है इमेज। तो यही लगता है ना कि जो एंगल आई है वो बराबर नहीं एंगल आर का, और ये लाइट सॉरी थोड़ा सा बेंड कर रही है ज़रूर। ठीक है, ये हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको जिन साइंटिस्ट ने दिया, उन्होंने इसके 2 लॉ भी इम्पोर्टेंट दिए। ये हमारा पहला वाला लॉ है और ये हमारा दूसरा लॉ है। ठीक है, अब दूसरा लॉ दिखा जा भाई। हाँ, हो गया। The incident ray, reflected ray and normal to the interface to media is the point of the incident all lie in the same plane। जैसे अगर हम आपको इसी यहाँ पे नहीं है, पिछले वाले स्लाइड में था इमेज, हाँ, कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एक हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये हमारा मीडियम सेकंड है। ठीक है, ये हमारा मीडियम फर्स्ट हो गया, ये हमारा मीडियम सेकंड हो गया, लेकिन इसकी
ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री जहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ इसका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ शुरू हो रहा है और नॉर्मल यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यानी कोई एक ऐसी पॉइंट ज़रूर होगी जहाँ पे ये सारे पॉइंट लाई करेंगे, मिलेंगे किसी न किसी स्थान पे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला वाला रूल है, ठीक है। और दूसरा रूल कहता है कि द रेशियो ऑफ अ साइन एंगल आई, यहाँ पे अब इस डब्बे में लिखा है, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि साइन एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन एंगल आर हमेशा कांस्टेंट होता है। इस दूसरा रूल भी कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइंस ऑफ अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज अ स्नेल्स लॉ। एग्जाम में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये कभी ये नहीं बोलता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप दूसरा लॉ पार्ट लिखिए, या फिर डायरेक्ट बोल देता है कि आप स्नेल लॉ को लिखिए, स्नेल लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए कि स्नेल लॉ क्या होते हैं। तो आपको यही लिखना है कि द एंगल ऑफ साइन एंगल आई, रेशियो ऑफ साइन एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन एंगल आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पूछेंगे भैया इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अगर आप कभी भी साइन एंगल आई जीतना होगा, जैसे आप मान लीजिए वहाँ पर 30 डिग्री होगा तो आप साइन आप 30 डिग्री ले लेंगे। अगर साइन एंगल आर अगर जाके वहाँ पर 60 डिग्री हो रहा होगा तो आप साइन 60 ले लेंगे। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू जानते होंगे ना कि 1/2 और √3/2 होते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो आप ऐसे करके और उसके बाद मैथ से वहाँ पे कैलकुलेशन करके ऊपर नीचे काट पीट के वहाँ पे एक वैल्यू आएगी। वो हमेशा अगर साइन कभी भी अगर साइन आपने चेंज किया तो साइन एंगल आर हमेशा चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब इस पर हम लोग आने वाले अगले वाले लेक्चर में अगर न्यूमेरिकल करने वाले हैं करेंगे तो वहाँ पे ज़रूर आपको इससे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन हम ज़रूर करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें पढ़े हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो ये हमें कुछ प्रॉब्लम को बात नहीं है, यही होता है सेम हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है वैसे ही सेम होता है कि लाइट एक मीडियम से आई और यहाँ पे बेंड कर गई, कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी, तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जो हमारा पहला आता है उसको मतलब रिलेटिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इसमें होता क्या है कि हमेशा एक मीडियम फिक्स रहता है कि लाइट कहाँ से आएगी, हमेशा एयर में से ही आएगी, ठीक है। जैसे आप अगर आपको बता दें तो आप हमेशा घर से स्कूल जाएंगे ना, तो ऐसे ही हमेशा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होगा कि लाइट हमेशा कहाँ से आएगी, हमेशा एयर से ही किसी मीडियम में। ये ग्लास यहाँ पे हो सकता है, कभी ग्लास हो, कभी हो सकता है वाटर हो। ये सेकंड मीडियम की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन पहला मीडियम हमेशा फिक्स होगा। अगर हम इसके डिफिनेशन पे बात जाएँ तो लिखा है द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द इंसिडेंस refraction is defined as a ratio of speed of light in medium first to speed of light in a medium second। अगर आपको पता होगा कि मीडियम फर्स्ट में ना जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका हो सकता है कभी लाइट का स्पीड क्या हो, घट जाए, ठीक है। लाइट का स्पीड बिल्कुल घटेगा भाई। अगर आप लाइट की स्पीड अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो ये बिल्कुल बेंड करेगी, तो उसी को हम रिलेटिव इंडेक्स बोलते हैं। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम एयर टू स्पीड इन अ मीडियम। अर्थात ये कि इसमें अगर इसमें 2 मीडियम है, आप इस डिफिनेशन में जाइए, डिफिनेशन को इसका हम एग्जांपल की तरह समझते हैं कि जैसे ये एक यहाँ पे फिगर दिया, फिगर की तह समझा था। यहाँ पे एक मीडियम पहला है, ये हमारा मीडियम फर्स्ट हो गया, और ये 1 सेकेंड ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मीडियम फर्स्ट हो गया, इसको मीडियम फर्स्ट बोलेंगे, और नीचे वाला मीडियम सेकंड हो गया, ठीक है। हम इसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव हमारा कोई मीडियम फिक्स नहीं हो सकता है। हो सकता है कि लाइट जो हो वो ग्लास से होके एयर में जा रही हो सकता है एयर से होके, यानी कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई
रास्ते के जो छपरी होते हैं उनका पता नहीं कि वो घर से स्कूल आ रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं कि स्कूल से घर जा रहे हैं, ठीक है, कि मंदिर से आ रहे हैं कि कहीं किसी पार्क से घूम के आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी इनका पता नहीं होता है कि कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा अच्छा बच्चा होता है वो हमेशा घर से स्कूल आता है। तो यानी इतना तो पता चल गया कि इस रिलेटिव इंडेक्स बहुत ही समझना आसान है, क्योंकि आप अपने से ध्यान रख लेंगे बच्चा हमेशा घर से स्कूल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही इसका भी रिलेटिव इंडेक्स में इसका आसान हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पे जा रही है, वो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है। बस लाइट आएगी, बेंड करेगी, बस इतना पता है हम लोग को, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा छुपा के कोने में दिया है कि, और इससे एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बता दीजिए भाई क्या होता है। तो द एबिलिटी, एक एबिलिटी है, क्योंकि आपकी कुछ एबिलिटी होगी, हाँ भाई मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, और मैं ज़्यादा खाता हूँ, कम खाता हूँ, मैं ताकतवर हूँ, वगैरह वगैरह। तो ऐसे इसकी एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। किसी मीडियम की एबिलिटी होती है कि रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट इज ऑलवेज एक्सप्रेड इन अ ऑप्टिकल डेंसिटी। Optical density is a refracting, is a bending capacity, is light observation capacity. It is directly proportional to the refracting index. ये तीसरी वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही निकलवाना चाहता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ना, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी हम क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसी की ये एबिलिटी है कि लाइट हमेशा क्या करेगा, बेंड करता है, और ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। बस इससे यही सीखना है, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे एग्जामिनर आपसे चाहता नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा दिया भी नहीं है, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसका यहाँ पे अगर एक हम अपने पेज दिए जिसमें यहाँ पे प्रॉपर टेबल वजह से ये अगर आप अपने नोट्स में बना रहे हो तो लाइन बाय लाइन इसको बनाते चलिएगा, कि इस नोट्स को अगर देखें ना तो ये एन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा एन से डिनोट करते हैं। ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं भाई, बस बैंडिंग होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं इसको, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। जैसे अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है। अगर लाइट आई कहाँ से, एयर से, और ये गई ग्लास में, तो ये कुछ बेंड करेगी, ठीक है, कुछ ही बेंड करेगी, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे हम इसका मटेरियल जो है, इस ग्लास को हटा के वहाँ पे हमने डायमंड रख दिया, डायमंड का मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द वर्ल्ड, आप जानते होंगे। अगर लाइट फिर वहाँ पे इंसिडेंट की ना तो ये बहुत ज़्यादा बेंड कर जाएगी। तो ये जितना ज़्यादा बेंड करेगी उसका इतना स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया ये मूर्ति क्यों है, तो ये मूर्ति इसलिए है क्योंकि जैसे लाइट अपने आप को कहना चाहती है कि मैं अपने आप को 3×10 के बाद 8 मीटर पर सेकेंड लेके चलूँगी, मेरा स्पीड इतना रहेगा, घटेगा नहीं। तो इसी के तहत वो मुड़ जाती है, वो अपने कहती है कि भले मैं मुड़ के ही सही लेकिन जाऊँगी ज़रूर इतने की स्पीड। तो वो इसी के तहत मुड़ के जल्दी से निकलना चाहती है, इसीलिए वो सीधी तो नहीं जा पाती क्योंकि रास्ते में उसको बहुत सारे टकराव मिलते हैं, वो वहीं से बेंड कर जाती है, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा भी इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जो हमारा तीसरा है वो है एस्नेंस लॉ, जो साइन एंगल आई होता है, साइन एंगल आई बटा साइन एंगल आर हमेशा ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये n/1 और n/1 ये हमेशा न्यूमेरिकल के लिए है, इसको अगर आप नोट्स कर लीजिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो इसके अंदर देख लेंगे जो ये हमारा जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा शायद। हाँ, ये वाला है जो हमारा रिलेटिव का है, और ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। और ये है, इसको बोलते हैं n1 अथवा मीडियम फर्स्ट, और इसको डिनोट करते हैं n2 से, वैसे उल्टा लिखते हैं।
और इन सबको कंबाइन करके ये जितने भी इमेज है ना, हाँ, ये जितने भी ऊपर वाले इमेज हैं उन सबको कंबाइन करके एक फार्मूला बना दिए डायरेक्ट। ये हमारा ये वाला फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे n/1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। क्योंकि अगर अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पे n क्या होते हैं, अगर वहाँ पे हम ब्लैंक स्लाइड तो यहाँ पे एक हम लोग के ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, स्क्रीन ले लें, स्क्रीन, और यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन लेते हैं। हम जानते हैं कि जो n होता है ना, n वो क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/c के, 1/c के, ठीक है। और यहाँ पे मेरे सामने समझिए कि दो मीडियम है, एक है n1 और एक है n2। n2 इक्वल टू n1 n2 इक्वल टू 1/, वहाँ पे हो जाएगा c1, वहाँ पे हो जाएगा c1, वहाँ पे हो जाएगा c2, और ये n1 है ना, यहाँ पे n1 है तो ये जगह n2, ठीक है। ये हमारा किसकी तहत होगा, तो ये हमारा इस वाले फार्मूले की वजह से होगा ये वाला चीज़, ठीक है। जो हम ये कहाँ गया मेरे ब्लैंक वाला स्लाइड, लगता है भाग गया, फिर से लिखना पड़ेगा। तो हमारा n1 है, n1 होगा ये 1/c होगा, ये हमारी जो पहला 1/n1 बराबर 1/c1 होगा, और जो हमारा दूसरा होगा वो होगा n2 बराबर होगा 1/c2, ठीक है। लेकिन जब आप अगर ध्यान देंगे, अगर इसको हम n1/n2 कर दें, अगर हम n1/n2 कर देते तो क्या होगा, हम जानते हैं कि n1 की वैल्यू क्या है, 1/c1, ठीक है भाई, हो गया। और n2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू है 1/c2, ठीक है, 1/n2/1/c2। लेकिन जब ये आगे जाएंगे, ठीक है, जब ये आगे जाएंगे तो जब यहाँ पे डिविजिबल का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा भी हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1/c1 इंटू c2/1। तो इतना हुआ तो ये हो जाएंगे c2/c2 डिवाइडेड बाई c1। इतना तो आप समझ गए होंगे कि यानी यहाँ हमारा फॉर्मूला कहने के ये सही है कि वाइट स्क्रीन अब ले लेते हैं, कि ब्लैक पेन इस पेन ले लेते हैं, कि जो n1 होता है, n1 डिवाइडेड बाई n2, ये हमेशा बराबर होता है c2/c1 के। कैसे भाई, तो देखो मेरे दोस्त, इसको हम पहले प्रूफ करा चुके हैं, अभी वाले पिछली वाली स्लाइड पे प्रूफ कराएं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को, अगर वहाँ पे थोड़ा सा आप 10 सेकंड पीछे कर देंगे ना, तो आप इसको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी को हम अभी प्रूफ कराए हैं, ठीक है। जो अगला हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लेंस का फार्मूला, लेंस इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, यहाँ पे हम सब चीज़ देखने वाले हैं लेंस के बारे में। पहली बात, एक लेंस क्या होता है, एक पीसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है। अगर आपको लेंस बनाना है तो आपको कम से कम एक ट्रांसपेरेंट पीसेस ऑफ ग्लास लेना पड़ेगा। Any transparent reflecting medium is bounded of two surfaces in which the least one surface should be covered. It is called the lens. तुम लोग बोलोगे कि भैया ये इतना बड़ा अंग्रेजी लिखने का मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि एक बाउंड आपका बस कर्व्ड होना चाहिए। हो सके आप दूसरा अगर इस तरह ले लें, सीधा भी अगर ट्रांसपेरेंट आप ग्लास ले लेते हैं तो ये चलेगा, लेकिन एक मिरर तो कम से कम कर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हम वहाँ पे अगर लेंस के अगर टाइप पढ़ने वाले होते हैं ना, अगर इसके 3 टाइप होते हैं, वैसे वहाँ से कुछ क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए हम इस टॉपिक को उठाए नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिए, इसके लिए हम पर्सनल 2-3 मिनट का वीडियो बना के आपको बता देंगे, वरना इसको शॉर्ट्स में भी बता देंगे, ठीक है। ये एनी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम इज बाउंडेड टू सरफेस, कि कम से कम अगर 2 मीडियम है, जैसे यहाँ पे देख सकते, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर नहीं बोलते, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इसको बाई कॉनकेव बोलिए या कॉनकेव लेंस बोलिए, ये इसका उल्टा होता है।
हमने मिरर वाले केस में पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो हमारा वहाँ पे डाइवर्जिंग था, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वहाँ पे कन्वर्जिंग है। यहाँ पे उल्टा करके आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक को याद कर जाएंगे ना तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। वहाँ पे जो कॉनकेव मिरर था वो हमारा कन्वर्जिंग था, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव जो लेंस है वो हमारा डाइवर्जिंग है, क्योंकि जब इस मिरर को यहाँ पे ये आएगा ना, अगर यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड तो है नहीं भी, जब वहाँ पे आएगा तो अभी वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे आएगा तो अगर इसको हम दो, अगर आप ले लीजिए एथी मिरर, जैसे देख लीजिए हम वहाँ पे अगर एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, बता रहे हैं अभी कैसे बनता है ये। जैसे देख लीजिए हमने एक ऐसी वाली स्लाइड ले ली, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो भी चीज़ आएगा उसको क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया इसको, ठीक है। ये भी हमारा जो भी चीज़ आएगा उसको डाइवर्ज करेगा इधर, लेकिन हमने उसको पॉलिश नहीं किया। उसको जब ला के जब दोनों को ज्वाइन कराएंगे ना, तब दोनों को हमने ज्वाइन कराया तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा ऐसे कि ये हो जाएगा ऐसा, एक पीसेस इसका आ गया ये वाला पीसेस, और जो दूसरा आ गया पीसेस वो आ गया ऐसा पीसेस। और जब इसको ज्वाइन कर देंगे ना यहाँ से, जब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे या कोई पानी या फ्लूइड भर देंगे तो ये हमारा बन गया कौन सा मिरर। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा मिरर, कौन सा लेंस है, मिरर तो नहीं है, ये कौन सा लेंस है और किस मिरर से बचा है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ऐसे भी कन्वर्जिंग मिरर का भी है, अगर दो आप ले लेंगे तो वहाँ पे बन जाता है आसानी से, ठीक है। जैसे लेंस में भी अगर हम बात करें, लेंस का यूज क्या होता है, आप ज़्यादातर अगर आपके मोबाइल का पीछे जो है ना कैमरा, उसमें यूज होता है। अगर आपके घर में कैमरा हो, DSLR कैमरा, तो वहाँ पे DSLR भी नहीं और नॉर्मल में कैमरा हो, तो इसके आगे कुछ मोटा सा जो लगा होगा वही हमारा लेंस है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो काम करता है, इसका यूज से लेते हैं, ये छोटे चीज़ को बड़े में दिखाता है, बड़े चीज़ को छोटे में दिखाता है। सिर्फ जब आदमी का आई ख़राब हो जाता है, आई में कोई डिफेक्ट आ जाते हैं, तो उनकी वजह से हम यहाँ पे डॉक्टर उनको लेंस भी प्रेफर करते हैं अलग अलग पॉइंट के। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे आगे हम देखने वाले कि इमेज फॉर्मेशन, वहाँ पे कुछ रूल होते हैं किसके, लेंस में इमेज फॉर्मेशन के। पहला रूल कहता है कि अ रे इज़ अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द पासेस थ्रू फोकस। इसको हम यहाँ पे F2 से को हम लोग यहाँ फोकस पे देखने वाले हैं, और यहाँ पे F1। अगर आपने पार्ट 2 में हम इसको अच्छे से वहाँ भी बताए हैं, अगर आप उसको मिरर वाले सबको अगर आपको पता है तो ये तो ऑटोमेटिक आपको पता चल ही जाएगा, बस आपको पार्ट 1 देख के आना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक ऐसी रे जो पैरेलल होती है, ये दो लाइट ये पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये पैरेलल होती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। ये पहला रूल कहता है, किस में कहता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस में कहता है पास टू द राइट साइड, और ये हमेशा कहाँ से जाएगी, राइट साइड। लेकिन और ये हमेशा रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज से पता होगा ये एक्चुअली में मीट करता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लेफ्ट हैंड साइड के फोकस को यूज़ करके डाइवर्ज हो जाती है। अच्छा, ये इसी साइड को फोकस को यूज़ करके डाइवर्ज हो जाती है ऊपर की तरफ, और ये एक एक्चुअली मीट नहीं करना पड़ता, उसको अपीयर टू मीट, इसको मीट करवाना पड़ता है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस के। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि एक रे इज़ अ पैरेलल टू द फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये पहला रूल में हुआ क्या था कि लाइट पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग F2 से गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइट F2 से होके आएगी एपर्चर पे लेंस तक, और ये लेंस पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बस यही कहता है, ये पहला रूल जिसने समझ लिया उसको। और वहाँ पे भी यही होता है कि अगर कोई लाइट यहाँ पे आई किसके F2 से होके जाने वाली है, लेकिन वो क्या किया ना कि उसको मोड़ के भाई तुम सीधे जाओ, ऐसा वाला सीन होगा किसमें, कॉनकेव लेंस में, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है इसीलिए। रूल नंबर 3 कहता है कि एक रे इज़ अ पैरेलल टू द ऑप्टिकल सेंटर इज इमर्ज इन विदाउट डेविएशन। अगर कोई आपने लाइट मारी, आई गेस आपने सीधे एकदम ऑप्टिकल सेंटर पर ले लाइट धनाधन दे दिया, तो लाइट क्या हो जाएगी, वहीं से
सीधे चली जाएगी बिना किसी कहीं डेविएट किए सीधे। जैसे आप अगर आप मान लीजिए कि अगर दीवार में कहीं होल है, ठीक है, और आप इसी के सीधे से अगर आप बुलेट मारेंगे इस दीवार पे, सीधी दीवार से आर पार हो जाएगी और एकदम सीधे चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ऐसा भी हमारा कॉनकेव लेंस में भी रूल है कि अगर आप इसके ऑप्टिकल सेंटर पे मारेंगे तो ये ऑप्टर डेविएट हो जाएगी। तो हमारा अब हम देखने वाले इमेज फॉर्मेशन किस चीज़ का, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस शुरुआत में, इसके बाद इसका हम 6 केसेस देखने वाले हैं, 6 की अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और देखने वाले कि इसमें क्या क्या बनने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस द इनफाइनाइट, जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं इनफाइनाइट पर प्लेस करेंगे ना तो ये लाइट क्या होगी, तो इस यहाँ पे रूल नंबर हम फर्स्ट को यूज़ करेंगे कि लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सेस के, आफ्टर डेविएशन चली जाएगी राइट हैंड साइड के फोकस को यूज़ करके, फोकस डेविएट हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक्चुअली मीट कर रहा है। क्या ये रियल इमेज है क्या, बताओ भाई। हाँ ये रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअली मीट कर रहा है। हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा है, ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा है और इमेज कैसा है, बहुत ही छोटा है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। और ये बन कहाँ रहा है, तो ये बन रहा है F2 पे, यानी जो जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। रियल है क्या, हाँ भाई रियल है क्योंकि ये एक्चुअली में मीट कर रहा है। दोज रे आर मीट इन जो एक्चुअली मीट करती है ना उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और जहाँ पे रियल होगा वहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्टेड आ ही जाएगा। उसको हम लोग पार्ट 1 वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी है कि कैसे आते हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्वर्टेड हो गए। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस द बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आप समझ जाए कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड कुछ दूरी पे रख दिए, ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी पे रख दें, यहाँ पे रख दिए, तो लाइट आएगी पैरेलल और वहाँ पे हो जाएगी डेविएशन। इसको यूज़ करके ये हमारा रूल नंबर पहला कहता है और इसको हम रूल नंबर यहाँ पे थर्ड यूज़ कर देंगे। अगर ऑप्टिकल से अंदर सीधे मारी तो जाके कहीं यहाँ मीट हो जाती है, नहीं थोड़ा सा तो इमेज छोटा बन ही रहा है लेकिन बिटवीन में बन रहा है। F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है, तो यानी कहाँ बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे, यहाँ पे इमेज थोड़ा छोटा ही बना तो इसलिए वहाँ पे डिमिनिश्ड कहेंगे। रियल में मीट कर रहा है क्या, हाँ भाई रियल ही में ही मीट कर रहा है। डिमिनिश्ड हो रहा है, F2 बन रहा है, यहाँ पे रियल में मीट कर रहा है। और जहाँ रियल बनेगा वहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्टेड आ ही जाएंगे, ठीक है। ये भी केस हमारा हो गया डन। तीसरा केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बहुत ही इजी केसेस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस कर दिया, आप मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किए तो ये लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के आफ्टर डेविएशन सीधे चलेगी सी तक, ठीक है। आफ्टर सीधे सी से होके वहाँ पे ये इमेज अपना जाके बना देगी। ये हमारा रूल नंबर पहले के अनुसार व्हेन लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर डेविएशन दे आर मीट इन अ F2 को होके जाएगी सीधे। और जो दूसरा कहता है कि अगर कोई लाइट हमने, तो तीसरा रूल कि अगर सीधे हम ऑप्टिकल सेंटर पर ले दनादन दे दिया तो लाइट वहाँ से सीधे चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। कहाँ बन रहा है, एट सी बन रहा है। और क्या भाई ये सेम साइज़ का है क्या, या बड़ा या छोटा है, कैसा है, तो अब देखेंगे यहाँ पे जितना हमको दिख रहा है ना नॉर्मल आई से, वहाँ भी इतना ही। भले आप एरर निकालें अगर, वो तो अलग बात है, हर चीज़ में एरर होती है, लेकिन ये सेम साइज़ का ही दिख रहा है क्योंकि इसकी साइज़ क्या है, सेम है। तो एट F2 बन रहा है, ठीक है, सेम साइज़ का बन रहा है। रियल है क्या, हाँ भाई रियल है क्योंकि एक्चुअली मीट कर रहा है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है। जो हमारा चौथा केस है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये C से डिनोट करते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये F से हमारा फोकस हो गया। इसके बीच में अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तब कहाँ बनेगा, रूल नंबर पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर डेविएटिंग गो टू द फोकस, फोकस होकर जाएगी और ये आगे कहीं चली जाएगी। और जो हमारा तीसरा रूल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बस पहला और तीसरा रूल का मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने रूल नंबर 4 नहीं बताए हैं। लेकिन रूल नंबर 4 अगर आप पार्ट फर्स्ट को पढ़े होंगे ना तो वहाँ पे आपको बताया कि जो इंसिडेंट रे होता है हमेशा पैरेलल होता है, रिफ्लेक्ट, वहाँ पे डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे बताया गया, ठीक है। ठीक है, हाँ। और जो
इसको बोलते हैं रूल नंबर जो थर्ड है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पर सीधे दे दनादन मारा ना, तो ये आगे जाकर देख रहे हो कुछ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो इमेज बना है वो थोड़ा सा बड़ा बना है, तो यानी और कहाँ बन रहा है, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड 2f2 के तो पीछे बन रहा है, तो इसलिए बियॉन्ड 2f2 बोलेंगे, ठीक है। और क्या बन रहा है, ये एनलार्ज बन रहा है, यानी बड़ा बन रहा है, तो इसलिए एनलार्ज का यूज़ करेंगे। रियल इमेज बन रहा है, हाँ जी रियल इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड बन रहा है। नेक्स्ट जो रूल नंबर 5 है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अ फोकस, जब हमने ऑब्जेक्ट को सीधे फोकस पे ही रख दिया तब क्या होगा, तो यहाँ पे रूल नंबर पहले को यूज़ करेगा, लाइट प्रिंसिपल से पहले जाएगी, आफ्टर डेविएटिंग ये फोकस से होकर सीधे चली जाएगी। और यहाँ पे फिर से रूल हमने थर्ड को यूज़ किया है, और यहाँ पे ये सीधे ऐसे, यानी अगर देखेंगे तो ये वाली रे और ये जो यहाँ पे वहाँ पे वाइट पेन से बनी है, उसको अगर आप एक्चुअली मीट कराए ना, उसको अगर एक्चुअली में आपने मीट कराए, अगर ये वाली रे और ये वाली रे कभी भी एक्चुअली मीट नहीं करेगी, यानी कहा हमारा एट इन्फानाइट भी कहीं हो सकता है, शायद इमेज में एट इन्फानाइट की वैल्यू तो खुद नहीं जानते हैं, तो वही एट इन्फानाइट पे इमेज बनेगा, ठीक है। एट इन्फानाइट हो गया, फिर हाईली एनलार्ज होगा, इमेज क्या होगा, बहुत ही बड़ा है, इसका मुंडी आई है, बस पैर घिसता चला जा रहा है, ठीक है, तो यानी हाईली एनलार्ज इमेज बनेगा, एट इन्फानाइट पे बनेगा। रियल बनेगा का, हाँ भाई ये रियल ही रे जाते हुए दिख रही है, यानी ये रियल होगा, ठीक है। इन्वर्टेड होगा, हाँ इन्वर्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक। जो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा रूल नंबर यानी केस नंबर जो 6 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रेयर केसेस में बनता है, क्योंकि ऐसा ही एक केस है जो बच्चों को बार बार कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि 5 केस में तो रियल बनते आ रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन वहाँ पे ऐसा उल्टा हो जाता है, ठीक है। पहला चीज़ कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे ओ से डिनोट करते हैं, जहाँ पे हम पेन से गोला कर रहे हैं वो है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा F1 को हम जो डिनोट कर वो हमारा फोकस है। इसके हमने बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये आप देख सकते हैं AB के नाम से, ठीक। ये थोड़ा छोटा बना है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये लाइट पहला रूल है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर को यूज़ करते हुए गई, हमें टकरा के फोकस से होकर चली गई। दूसरा रूल, वहाँ पे अगर ऑप्टिकल सेंटर के सीधे अगर ऑप्टिकल सेंटर मारा तो लाइट बिना टकराए सीधे वहाँ से पास हो गई। लेकिन देखेंगे कि ये आगे लाइट कोई थोड़ा सा इधर की तरफ जा रही है, रियल लाइट से इधर, यानी आगे तो कहीं मीट नहीं करने वाली, क्योंकि इसका डिस्टेंस और बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन कहीं ये पीछे जाके मीट करेगी, जब हम पीछे ले गए ना, पीछे इस रे को, तो ये पीछे जाकर मीट कर गई और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना दिया है। यानी ये कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा था, बियॉन्ड 2f1 के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, बियॉन्ड द, यहाँ पे मिरर नहीं, वहाँ पे लेंस होना चाहिए, गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे लेंस लिख देते हैं हम, LENS। कहाँ बना है, लेंस के पीछे बना है। ओह यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, कहाँ बना है, बियॉन्ड द क्या, कहाँ बना है, लेंस पे पीछे बन रहा है। थोड़ी सी राइटिंग इस माउस से आ नहीं पाती है, बियॉन्ड द लेंस पीछे बन रहा है, कोई फिर भी नहीं समझ पाएगा, रुक जाइए, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम। कहाँ बना, बियॉन्ड द लेंस बन रहा है, ठीक है। हाँ ये बियॉन्ड कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द लेंस बन रहा है, ठीक है। और क्या बने, एनलार्ज बन रहा है, हाँ भाई ये एनलार्ज बन रहा है, लेकिन एक्चुअली रियल इमेज नहीं बना है, क्योंकि हमने पीछे यहाँ पे डॉट 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 करके ले गए ना, इसको अपीयर टू मीट का, इसको मीट कराना पड़ रहा है, ये ऐसे असली में जाकर मीट नहीं कर रही है, तो इसलिए ये एनलार्ज इमेज बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल इमेज है, ठीक है, इरेक्ट इमेज भी बन रहा है, जहाँ पे वर्चुअल आएगा वहाँ पे ऑलरेडी इरेक्ट आ जाएगा, उसको हम मिरर वाले केस में पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम कॉनकेव लेंस के।
वहाँ पे एक टेबल ऑफ द कंटेंट में हम यहाँ पे कम्प्लीटली पूरी तरीके से एक टेबल में बना दिए। अगर आपको सभी को ध्यान रखना है, इसको आप चार्ट बना के थोड़े पेज पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप इसको चिपका सकते हैं, वरना आप नोट्स को जिसको बार बार देखते हो हफ्ते में वहाँ भी आप इसको चिपका देंगे। ऑलरेडी आपको देखते देखते याद होगा, बहुत ही ईजी केसेस है। आपको बस क्या करना, एक हाथ में पेन लेना है, पेंसिल लेना है, स्केल लेना है और इसको रफ कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करना है। ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे, हमको भी बहुत ही जल्दी याद हो गए थे, चाहे प्रैक्टिस करना पड़ा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन। इसमें बहुत ही दो ही केस बनते हैं और ये भी दोनों ज़्यादा तक पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, पहला रूल, अगर कोई लाइट पैरेलल आती है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन के मिरर में, तो आफ्टर ये फोकस को यूज करके डेविएट हो जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये गई ऊपर की तरफ। और अगर इसको कहीं भी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, कहीं भी यहाँ पे हमने इनफाइनाइट पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, ये लाइट आई पैरेलल सीधे इसके और वहाँ पे डेविएट हो गई। अगर लाइट इसके अगर हम टेल से निकालें तो भी लाइट ऐसे गई, यहाँ पे डेविएट हो गई। लेकिन जब आगे क्या आप इसको आगे सामने वाले रे को मिला सकते हैं क्या? कभी आप नहीं मिला सकते, ये और ज़्यादा फैलते हुए जा रही है। लेकिन जब इसको हमने पीछे मिलाए ना, जब इसको हमने पीछे मिलाने के चाहे तो ये कहाँ मिला, एट फोकस को ही मिला, क्योंकि ये फोकस को तो यूज़ करके जा रही है दोनों रे। तो यहाँ पे क्या बना, एट F1 पे बना है। और कहाँ बना, बियॉन्ड तो मिरर बना है लेकिन एट फोकस, और ये हाईली डिमिनिश बना, क्योंकि बहुत ही छोटा इमेज बना ना, तो हाईली डिमिनिश्ड हुआ। वर्चुअल इमेज है क्योंकि अपीयर टू मीट, इसको मीट कराना पड़ रहा है, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। जहाँ वर्चुअल आएगा वहाँ पे इरेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा। जो हमारा दूसरा केसेस है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ फाइनाइट डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस में आसपास में जाना पहचाने डिस्टेंस पे रख रहा है। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को F2 और F1 के बीच में रखते हैं ना, तो ये राइट पहला रूल यहाँ गई, फोकस को यूज करके ऊपर चले गई। और यहाँ पे रूल नंबर 3 को यूज किए जो ऑप्टिकल सिंथेसिस से मारी, लेकिन ये एक्चुअली मीट यहाँ कर रहा है। यानी इमेज हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से नोट में लिखिएगा कि हमेशा कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा रहता है ना, ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज छोटा बनता है। अगर आप दोनों केस में देखे हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा रहेगा और इमेज हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, बिटवीन F2O के बीच में बन रहा है, यानी यहाँ पे बन रहा है। और कहाँ बन रही है, और ये बिटवीन बन रहा है F1, यहाँ पे F1 होना चाहिए था, F1 एंड O के बीच में बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, ये डिमिनिश बन रहा है। हाँ, ये कैसा बन रहा है, ये डिमिनिश बन रहा है। और ये अपीयर टू मीट इसको करना पड़, इसलिए वर्चुअल बन रहा है। और इरेक्ट जहाँ वर्चुअल आएगा वहाँ पे ऑलरेडी इरेक्ट आ ही जाएंगे ऑटो। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस में इसका यहाँ पे हम चार्ट भी यहाँ पे दिए गए हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ लोकेशन, अगर हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा तो कहाँ बने, एट F1 बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेंगे, पॉइंट साइड्स होंगे, जो हम ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है साइन कन्वेंशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम उस समय जब ज़्यादा देखेंगे ना, जब इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे। आपने अगर मिरर वाले केस में पढ़ा होगा तो वही वाला सेम केसेस यहाँ भी है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, लेकिन अगर इधर होगा ऐसे, वहाँ पे हमने यहाँ पे CG अगर आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, आप पढ़ने वाले होंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। क्लास 9 में इसको पढ़ा जाता है कि यहाँ पे प्लस प्लस होता है, ये x एक्सेस y एक्सेस है, प्लस प्लस होता है, वहाँ पे इसका प्लस होता है, एक का माइनस होता है। यही वाला यहाँ भी किसी, यहाँ पे दोनों माइनस में होते हैं। यहाँ पे x एक्सेस क्या होता है, यहाँ पे x प्लस में होता है, लेकिन y एक्सेस माइनस में होता है। वही वाला ही केसेस है वहाँ पे भी, कि अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है तो यानी y को ले रहा है, यानी y को ले रहा है, तो ये कैसा जगह पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट लेटा है ना, तो ये वहाँ पे x एक्सेस को ले रहा है, और यहाँ पे x हमेशा निगेटिव रहता है और y एक्सेस हमेशा पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पे दोनों निगेटिव रहते हैं, नीचे की तरफ हो या लेटा हो, दोनों में ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट निगेटिव में होगा और इधर पॉजिटिव की तरह ही हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भी पॉजिटिव, अगर लेटा हुआ तो भी पॉजिटिव। ऐसे भी कॉनकेव लेंस में भी सेम यही रूल है जो आपको बताए हैं। ठीक है,
लेंस का फॉर्मूला अगर हम आपको लास्ट के स्लाइड में एक आपको सीट जोड़ देंगे अलग से, जो हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे और इसके अंदर बता देंगे प्लस माइनस माइनस प्लस किस वाले में कैसे कैसे होंगे और यू वी सब क्या होते हैं। अगर हम लेंस फार्मूला देखें, ये लेंस फार्मूला याद कर लीजिए 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v के। लेकिन मिरर वाला केस में बस यही याद करना पड़ता है, बस इस प्लस की जगह ना बस माइनस लगा देंगे तो आपका मिरर वाला भी फार्मूला याद हो जाएगा। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1, मेरे साथ बोलिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। एम क्या होता है, एफ क्या होता है, ये फोकल लेंथ होती है। यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जो हमको इमेज हमसे दी रहती है। ऑब्जेक्ट का लेंस हमेशा हम निगेटिव में लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट का लेंस हमेशा कोई भी केसेस हो कॉनकेव पॉइंट आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, हमेशा निगेटिव में ले लेना है बिना किसी देरी के, ठीक। वी पे आपको डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं हम लीनियर मैग्नीफिकेशन की, जो हम मैग्नीफिकेशन जो एम बराबर होता है ना -v/u, लेकिन यही वाला हमारा मिरर वाला केस का फॉर्मूला हो जाता है एम बराबर होता है v/u के, ठीक है। ये हमारा मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला में हो जाता है, ठीक। हाइट और इमेज इसको हम न्यूमेरिकल में देखने वाले अच्छे से। यहाँ पे आप अगर नोट्स में लिख रहे हो तो आप इसको लिख लीजिएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस, यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, बस यहाँ पे लास्ट में एक नंबर बन जाता है। और ये हमसे हमेशा ये पूछता है ना, ये तो इसका पावर ऑफ द लेंस से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसमें सबसे पहला इसका नाम आएगा कि पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट बताइए। तो यहाँ पे हम डब्बे में कर दिए, एसआई यूनिट हमेशा क्या होता है, डायोप्टर होता है। फिर भी डिफिनेशन को ध्यान दे लेते हैं क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। पावर ऑफ द लेंस इज एबिलिटी टू द कन्वर्स एंड डाइवर्स रे ऑफ लाइट इन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस इज इक्वल द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यस, फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है, P जो तो होता है ना ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/f के। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर ऑफ द लेंस क्या होगा, कम होगा। अगर पावर बढ़ेगा लेंस का तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। यानी एक बढ़ेगा एक कम होगा, इतना। यहाँ पे डबल लिख दिए कि एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी डायोप्टर होती है। अगर पॉजिटिव पावर अगर क्या पॉजिटिव हो तो ये कॉनकेव लेंस में आएगा, ये न्यूमेरिकल में यूज आते हैं। और ये पावर अगर नेगेटिव होती है हमेशा कॉनकेव लेंस में आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम आ चुके हैं हम लास्ट वाले स्लाइड पे, जो हमारी है थैंक यू की स्लाइड। अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं फ्री में तो टेलीग्राम चैनल LBB फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को बिना किसी पेमेंट के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पार्ट फर्स्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो यहीं पे और लास्ट वाली स्लाइड भी यहाँ पे कोने में ब्लिंक कर रहे हुए आप इसको देखें। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।